नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी जानते हैं कि आज 9 विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ लिया। तो ये 9 विधायक कौन कौन है जो मंत्री बनेंगे और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या क्या है, इसको हमको पढ़ना है, क्योंकि आपको मंत्री के साथ में निर्वाचन क्षेत्र को सुमेलित कीजिए करके आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 9 विधायक कौन कौन है और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा सीरीज। तो हम पहले 9 मंत्रियों के नाम देख लेते हैं। 9 मंत्रियों के नाम में सबसे पहले यह आपको याद रखना है श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल। उसके बाद दूसरा आपको नाम याद रखना है वो है आपका लक्ष्मी राजवाड़े। लक्ष्मी राजवाड़े। और तीसरा जो नाम आपको याद रखना है वो है आपका रामविचार नेताम। रामविचार नेताम। तो याद रखिएगा कि सरगुजा से जो 9 विधायक अभी मंत्री बने हैं उसमें 3 मंत्री जो है वो सरगुजा संभाग से हैं। सरगुजा संभाग से। क्लियर है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है इनको भी हम देख लेते हैं। तो श्याम बिहारी जायसवाल का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो मनेन्द्रगढ़ है। मनेन्द्रगढ़। लक्ष्मी राजवाड़े जी का जो है वो भाटगांव है। और रामविचार नेताम का जो है वो रामानुजगंज है। रामानुजगंज। तो ये तीनों आपको याद रखना है, सुमेलित करके पेपर में पूछा जाएगा, तो ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम बिलासपुर संभाग में चलते हैं। बिलासपुर संभाग में यदि हम चलते हैं तो कौन कौन मंत्री बनेंगे। तो बिलासपुर में एक आपको नाम याद रखना है लखनलाल देवांगन। लखनलाल देवांगन। और एक नाम आपको याद रखना है ओपी चौधरी सर। ठीक। लखनलाल देवांगन जो है वो कोरबा से नवनिर्वाचित विधायक है और जो मंत्री बनेंगे। और ओपी चौधरी सर जो है वो रायगढ़ से विधायक है जो मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक। अब इसके बाद में हम चलते हैं दुर्ग संभाग की ओर। तो दुर्ग संभाग में कौन। तो दुर्ग संभाग में यदि हम बात करेंगे तो वो है आपका दयालदास बघेल जी। दयालदास बघेल जी। कहां। दुर्ग संभाग में। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो नवागढ़ है। क्या है आपका। नवागढ़। तो ये कितने हो गए आपके। 6 नाम हो गए। तो दुर्ग के बाद अब हम लोग रायपुर संभाग में चलते हैं। तो रायपुर संभाग में यदि हम बात करते हैं तो रायपुर संभाग से 2 विधायक जो हैं वो मंत्री बनेंगे। एक तो बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी। और एक 8वां आप नाम याद रखिएगा टंकराम वर्मा जी। टंकराम वर्मा जी। खास बात यह कि बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण से निर्वाचित हुए हैं। और टंकराम वर्मा जी जो हैं वो बलौदा बाजार से आपका विधायक बने हैं। ये आपका कितने संभाग हो गए पूरे। आप देख पा रहे हैं कि 4 संभाग हो गए। बचा कौन आपका बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में यदि हम बात करते हैं बस्तर संभाग से, तो बस्तर संभाग से एक नाम याद रखना है केदार कश्यप जी। केदार कश्यप जी। तो ये इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है आपका नारायणपुर। नारायणपुर। तो टोटल कितने नाम हो गए। 9 नाम हो गए। देखिएगा जो आज 9 विधायक मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं वो ये 9 नाम है। श्याम बिहारी जायसवाल जी मनेन्द्रगढ़ से, लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से। इनमें याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी राजवाड़े जी महिलाओं में सबसे ज्यादा अधिक मतों से विजयी हुई है। 19 महिला विधायक है जिसमें सबसे ज्यादा मतों से विजयी होने वाली लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। ये लगभग आप मान के चलिए तो 43,962 मतलब लगभग अब 44,000 वोटों से विजयी हुई है। कौन आपका लक्ष्मी राजवाड़े जी। और सबसे ज्यादा मतों से पूरे 90 विधायकों में सबसे ज्यादा मतों से जो विजयी हुए हैं वो है कौन आपका बृजमोहन अग्रवाल जी। इन्होंने 67,719 मतों से क्या हुए आपका विजयी हुए हैं। इस बातों को भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 विधायक थे जो
आज शपथ ली। विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर पढ़ लेते हैं, जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूं। जैसे लक्ष्मी रजवाड़े जी भटगांव से, श्याम बिहारी जायसवाल जी मनेन्द्रगढ़ से, लखनलाल देवांगन जी कोरबा से, विष्णुदेव साय जी कुनकुरी से, रामविचार नेताम जी रामानुजगंज से, अरुण साव जी लोरमी से, जो कि हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। क्लियर है? ठीक। इसी को आप देखेंगे कि बृजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी, दयाल दास बघेल जी, ओपी चौधरी सर, लखनलाल देवांगन जी, टंकराम वर्मा सर, ये श्याम बिहारी जायसवाल जी और लक्ष्मी राजवाड़े जी। तो इस प्रकार से 9 मंत्रियों ने शपथ लिया और हम जानते हैं कि 3 मंत्री ऑलरेडी शपथ ग्रहण ले चुके थे। जैसे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव जी और विजय शर्मा जी। अरुण साव जी जो है वो लोरमी से विधायक हैं, विजय शर्मा जी जो है वो कवर्धा से विधायक हैं और विष्णुदेव साय जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कुनकुरी से विधायक हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 विधायकों ने मंत्री के रूप में अब तक शपथ ग्रहण ले चुके हैं। खास बात यह कि विभागों का अभी आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन हमको ये 12 का निर्वाचन क्षेत्र के साथ नाम याद होना चाहिए। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमारा 91 संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल विधानसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और साथ ही में राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, 12 से कम मंत्री नहीं होना चाहिए। तो 12 मंत्री हमारे बन चुके हैं। आया बात समझ में? अधिकतम संख्या कितना? तो कुल विधानसभा सीटों का 15%। याद रखिएगा। आया बात समझ में? क्लियर? तो इस तरीके से 9 मंत्रियों के द्वारा जो शपथ लिया गया था, उनका निर्वाचन क्षेत्र और मंत्री कौन कौन थे, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आवंटन जो है विभागों का जब जारी हो जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है नव निर्वाचित विधायक शपथ। हम सभी जानते हैं कि जो नव निर्वाचित विधायक हैं वो 90 विधायक हैं। इन 90 विधायकों में जो वरिष्ठ विधायक के रूप में प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है और रामविचार नेताम जी को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो बाकी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको क्या करेंगे? शपथ दिलाने का काम करेंगे। इसलिए कुल विधानसभा सीट 90, प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जी को चुना गया तो रामविचार नेताम जी ने 89 लोगों को शपथ दिलाने का काम किए हैं। ठीक, अब बात को समझना है, इनमें अगर हम पहली बार देखेंगे तो 31 विधायकों ने आपका छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण किया है। पहली बार इतने सारे विधायक ने छत्तीसगढ़ी में शपथ लिया। 6 विधायकों ने संस्कृत में शपथ लिया, बाकी जो शेष थे वो हिंदी में शपथ लिए हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको पहली बार 31 विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ लिया और 6 सदस्यों ने संस्कृत में लिया, बाकी जो शेष थे उन्होंने हिंदी में शपथ लिया। तो इस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा में कौन कौन ने विधायक ने शपथ ग्रहण लिया है। अब सबसे पहले नाम याद रखिएगा तो लता उसेंडी जी का जो कोंडागांव से विधायक है, उसके बाद केदार कश्यप जी जो नारायणपुर से विधायक हैं, इसके बाद विद्यावती सिदार लेलुंगा से विधायक हैं, चैतराम अटामी दंतेवाड़ा से विधायक हैं, खुशवंत साहेब आरंग से विधायक हैं और प्रेमचंद पटेल जी जो हैं वो कटघोरा से विधायक हैं। इस प्रकार से 6 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण लिया है। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को ही सामयिक अध्यक्ष के रूप में भी कहा जाता है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। यह पद जो होता है वो अस्थायी होता है। इनकी जो नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, शपथ दिलाने का काम करते हैं। इसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर जो है वो बाकी सभी नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाते हैं। इसलिए रामविचार नेताम जी जो है वो रामानुजगंज से नवनिर्वाचित विधायक हुए, लेकिन इन्हें जब प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया तो 90 सीटों में से अब 1 सीट तो खुद आपका प्रोटेम स्पीकर के रूप में चले गए। इसलिए 89 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं प्रोटेम स्पीकर अभी
जो वर्तमान में कौन है, तो राम विचार नेताम जी। इसका निर्वाचन क्षेत्र कहां है, तो रामानुजगंज। याद रखिएगा, पेपर में पूछ दिया जाता है कि जो हाल ही में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था, तो रामानुजगंज। याद रखिएगा, क्लियर है। इनका काम क्या होता है, तो जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तब तक सदन की कार्यवाही का संचालन करना, गतिविधियों का संचालन करने का काम कौन करते हैं, आपका प्रोटेम स्पीकर जी करते हैं। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों का संचालन करना। क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि अब तक कितने प्रोटेम स्पीकर हैं, उनको भी हम याद रखते हैं, ध्यान से समझिएगा। आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पहले प्रोटेम स्पीकर हैं वो महेंद्र बहादुर सिंह हैं। कौन है आपका, महेंद्र बहादुर सिंह जो हैं वो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अब बात समझिएगा, इसको ट्रिक वाइज याद करते हैं। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, महेंद्र बहादुर सिंह, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद शुक्ल है, फिर बोधराम कंवर है, फिर सत्यनारायण शर्मा है, फिर राम पुकार सिंह है, फिर राम विचार नेताम जी हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, महेंद्र राजा को बोध हुआ सत्यनारायण और राम का। तो महेंद्र राजा को बोध हुआ सत्यनारायण राम का। तो राम से दो नाम, राम पुकार सिंह और राम विचार नेताम जी। तो महेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, बोधराम कंवर, सत्यनारायण शर्मा, राम पुकार सिंह और राम विचार नेताम, जो इस प्रकार से याद रखिएगा। और ये 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है, ये भी याद रखना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से प्रोटेम स्पीकर और पहले से लेकर के अब तक को भी हम लोग ट्रिक वाइज याद कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और वो है आपका विधानसभा अध्यक्ष जी। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि स्थायी स्पीकर का चुनाव करना, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर जी का पद जो होता है वो अस्थायी होता है। अब स्थायी स्पीकर का चुनाव होता है तो इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। रमन सिंह जी हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो राजनांदगांव है। ये 3 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ और काफी अनुभवी व्यक्तित्व हैं इनका। तो आइए अब हम और अन्य जो विधानसभा अध्यक्ष अब तक के हैं उसको भी हम ट्रिक वाइज से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो है वो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष हो गए। पहला पूछा जाएगा तो वो भी याद हो गया और क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूं। देखिएगा, राजेंद्र को हम थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ लेते हैं, राजा पढ़ लेते हैं, ठीक है। राजा प्रेम से और धर्म से ही चलने का काम करते हैं। तो राजा प्रेम और धर्म से। भगवान को भी मानेंगे तो कौन से भगवान को मान रहे हैं, शंकर भगवान को। शंकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो चरण स्पर्श करेंगे और चरण स्पर्श करके उसमें क्या हो गए, लीन हो गए। लीन मतलब रम गए। आया बात समझ में? तो राजा प्रेम और धर्म से शंकर जी का चरण स्पर्श कर रम गए। ठीक, याद हुआ? 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा ऐसे ही। राजा प्रेम और धर्म से शंकर जी का चरण स्पर्श कर रम गए। ठीक, तो इसको हम ट्रिक वाइज में याद कर लेते हैं। देखो, राजा से राजेंद्र प्रसाद, प्रेम से प्रेम प्रकाश पांडे, धर्म से धर्मलाल कौशिक, शंकर से गौरी शंकर अग्रवाल। क्लियर हुआ? और चरण से चरणदास महंत जी और रम से रमन सिंह। और रम बोल रहे हैं तो उससे क्या हो गया, रमन सिंह। आया, बस लीन हो गए हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हमको याद रखना था। ये 6वें नंबर के क्या है, विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्लियर है? 6वें नंबर के ही कौन थे, प्रोटेम स्पीकर भी थे और 6वें नंबर के क्या हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए। अब खास बात ध्यान रखना है, देखिएगा। अब हम देखते हैं नेता प्रतिपक्ष देखने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो चुना गया है
वो है आपका चरणदास महंत जी को। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है शक्ति विधानसभा क्षेत्र। शक्ति से ये नवनिर्वाचित विधायक हैं और यही नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी वर्तमान में रहेंगे। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझना है, ठीक। तो देखिएगा, थोड़ा सा आप थोड़ा कार्यकाल को देखने का प्रयास करेंगे तो हम जानते हैं कि 2000 से 2003 तक जो है वो कांग्रेस का सरकार था। 2003 से लेकर के फिर 8 तक जो है वो बीजेपी का सरकार हुआ। फिर 8 से लेकर के जो 13 तक है फिर बीजेपी का सरकार। फिर 13 से लेकर के 18 तक फिर भाजपा का सरकार बना, बीजेपी का। और 18 से लेकर के 23 तक कांग्रेस आया और अब फिर से आपका कौन आ गया, आपका बीजेपी आ गया, ठीक। तो ध्यान से समझना है, देखिएगा, पहले वाले में कौन थे, कांग्रेस था, ठीक। दूसरे वाले में कौन आ गया, बीजेपी आ गए। इसके बाद फिर कौन आ गए, बीजेपी आए, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी। अब नेता प्रतिपक्ष जो है वो विपक्षी दल के नेता को चुना जाता है। तो यदि कांग्रेस अगर शासन कर रहा है तो कांग्रेस का ही सदस्य जो है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगा, मतलब वो बीजेपी का बनेगा, जिनका शासन है उसके अपोजिट में, याद रखना है। तो कांग्रेस जब शासन कर रहा है तो उसके अपोजिट में कौन है उस समय, बीजेपी है। तो बीजेपी का जो नेता है वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। और इस प्रकार पहला नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी को बनाया गया, नंद कुमार साय जी को। क्लियर है, पहला नेता प्रतिपक्ष। अब बीजेपी है तो खुद शासन कर रहा है, तो अब कांग्रेस के जो होंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। तो उसमें आप याद रखिएगा महेंद्र कर्मा जी को जो है वो बनाया गया नेता प्रतिपक्ष दूसरे कार्यकाल में। तीसरे वाले में आप याद रखिएगा रविंद्र चौबे जी को बनाया गया। आया बात समझ में क्लियर, किसको बनाया गया, रविंद्र चौबे जी को बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे फिर भाजपा, तो फिर अपोजिट में कौन आएगा, कांग्रेस, तो टीएस सिंहदेव जी को बनाया गया। क्लियर, अब ये कांग्रेस है तो अब भाजपा के बनाए जाएंगे। लेकिन खास बात ये याद रखिएगा, भाजपा में 2 लोग जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष बने इस कार्यकाल में। पहला जो नेता प्रतिपक्ष थे वो धर्मलाल कौशिक जी थे, धर्मलाल कौशिक जी। आया बात समझ में क्लियर। उसके बाद कुछ समय तक नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। क्लियर। और अभी बीजेपी शासन कर रहे हैं तो कांग्रेस के अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, तो ये है आपका चरणदास महंत जी। तो इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष को भी हमको याद रखना है। आया बात समझने, इसलिए पंचम पंचम 2 बार लिखा गया है क्योंकि इस कार्यकाल में 2 लोग जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बने। पहला नेता प्रतिपक्ष के रूप में धर्मलाल कौशिक जी कुछ अवधि तक काम किए, उसके बाद शेष अवधि में नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। क्लियर। इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष को भी याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है आपका पद्मश्री पुरस्कार 2023। पद्मश्री 2023 जो है वो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। और इसमें 3 लोगों को पद्मश्री 2023 में छत्तीसगढ़ के शामिल किया गया है। अब वो कौन कौन है, तो पहला नाम आपको याद रखना है उषा बारले जी। उषा बारले जी जो है वो भिलाई से हैं। दुर्ग जिला पूछेगा तो दुर्ग क्षेत्र वो आपका कौन सा, भिलाई से है। ये किससे संबंध रखती हैं, तो ये आपका पंडवानी से संबंधित हैं। पंडवानी में भी हम 2 शैली याद रखते हैं, वेदमती और कपालिक, तो ये कपालिक शैली से संबंधित है। आया बात समझ में क्लियर, याद रखिएगा उषा बारले जी। इसके बाद में याद रखना है कौन सा, अजय मंडावी जी। ये कांकेर के पास गोविंदपुर है, वहां से संबंधित है कौन, आपका अजय मंडावी जी। और ये खास बात ये कि ये लकड़ी में जो काष्ठ कला है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा काष्ठ कला, काष्ठ मतलब लकड़ी, तो लकड़ी के कला के लिए ये शिल्पकार के रूप में ये बहुत फेमस है, अजय मंडावी जी, याद रखिएगा। इसके बाद है डोमन सिंह कुंवर जी। ये बालोद के लाटाबोड़ गांव के निवासी हैं। तो तो निवास स्थल याद रखिएगा, जिला पूछेगा तो आपके जिला लिखा गया कांकेर जिला, बालोद जिला।
लेकिन ये गोविंदपुर और ये आपका लाटा बोर्ड। आया बात समझ में क्लियर? याद रखिएगा ये नाचा से संबंधित है, रंगमंच आपके बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं इनका, याद रखिएगा। आया बात समझ में? तो इन तीनों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है आपका पुस्तक विमोचन। हाल ही में अभी पुस्तक विमोचन किया गया है, और वो पुस्तक विमोचन क्या है ध्यान से समझिएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे जो है नए मुख्यमंत्री जी हैं, और नए मुख्यमंत्री जी ने पुस्तक का विमोचन किया, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्रिका है, उनका फिर से नए क्लेवर में, नए संस्करण के रूप में अब ये पुस्तक का विमोचन किए हैं। अब इनका संकलन एवं संपादन जो है वो कौन किए हैं? तो याद रखिएगा आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र, जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी जो हैं वो अभी श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्रिका का पुनः संकलन करने का काम, संपादन करने का काम किए हैं, याद रखिएगा। अब ये श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्रिका वास्तविक में क्या था? तो याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल साइट जो है, सीएमओ ऑफिशियल साइट में 1922-23 लिखा गया, इसलिए 1922-23 में लिखा हूं। 1922-23 में सुंदरलाल शर्मा जी ने जेल से हस्तलिखित श्री जन्म स्थान पत्रिका जो समाचार पत्र है उनका क्या किया था? आपका लिखने का काम किया था, हाथ से लिखा हुआ उनका क्या था? समाचार पत्रिका था। और ये कहते हैं कि ये समाचार जो है, जो पत्र हैं, वो इस समय बारूद का काम करेंगे, इसलिए वो हाथ से लिखने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा एक्चुअल में सुंदरलाल शर्मा जी हैं, इनके बातों को संकलन कर पुनः आपका संपादन करने का जो काम किए वो आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी हैं। क्लियर है? याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये याद रखिएगा 0 पॉइंट चौक, जो हमारा विधानसभा है, उस विधानसभा के पास में जो चौक है उनका अच्छे तरीके से निर्माण किया गया, और निर्माण करने के बाद उन्हें उद्घाटन के रूप में उनका लोकार्पण करने के लिए आप देख पा रहे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये किया गया, और अन्य विधायक गण भी इसमें शामिल थे। और ये 0 पॉइंट कहां है? तो विधानसभा बोल रहा हूं, मतलब रायपुर में होगा। आया बात समझ में क्लियर? यहां पर आप देख पा रहे हैं लोक कला है, ये सब को जो बस्तर आर्ट के रूप में है, ये सब क्या है? उसको रखा गया। लोक संस्कृति एवं लोक कला को क्या करना है? बढ़ावा देना है। क्लियर है? तो 0 पॉइंट चौक कहां है? तो याद रखिएगा रायपुर में। क्लियर? याद रखना है। इसके बाद अब हम देख पाते हैं कि जो धान खरीदी है वो बार बार अहम मुद्दा बना हुआ है, तो इसको भी आइए हम लोग थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। बार बार ये चर्चा के विषय में बन जाता है कि जो अभी 1 नवंबर 2023 से जो धान खरीदी चल रहा है तो वो कितने मूल्य पर खरीदा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो 23-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी किया गया है वो धान सामान्य के लिए 2183 रुपए है, और धान ग्रेड ए के लिए जो है वो 2203 रुपए है। लेकिन जो पहले आपका सरकार कांग्रेस का था, उन्होंने प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में जारी किया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, और उनका जो मूल्य जो रहेगा वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगा कहा। तो बात ये चल रहा था कि अभी जो धान खरीदा जा रहा है वो किस मूल्य पर खरीदा जा रहा है, कहीं 2183 रुपए पर है कि 3100 रुपए पर है। तो ध्यान रखिएगा जो मोदी की गारंटी थी उस पर अब मुहर लग चुका है कि इसी वर्ष से जो अभी धान बेचा जा रहा है, इसी वर्ष में जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। और पहले जो रखा गया था प्रति एकड़ 20 क्विंटल, जो कांग्रेस के सरकार में रखा गया था प्रति एकड़, तो ध्यान रखिएगा अब 20 के जगह नहीं, अब 21 क्विंटल धान खरीदेगी। तो अब 20 नहीं, प्रति एकड़ होगी खरीदी 21 क्विंटल की दर से। तो ध्यान रखिएगा, तो इसी बार से अब 3100 रुपए में होगी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी। ये बातों पर मुहर लग चुकी है। क्लियर है? साथ ही साथ में
जब हम लोग 20 क्विंटल प्रति दर से खरीद रहे थे तो अनुमानित रखा गया था कि 125 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की जाएगी, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद जब 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदने कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा अनुमानित 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग पिछले वीडियो में जो क्लास पढ़े थे उसमें 125 लाख मीट्रिक टन लिखा हुआ था, तो अब हाल ही में जो आप सीएमओ के ऑफिशियल साइट में जारी करेंगे, तो हाल ही में जस्ट 1-2 दिन पहले ही इसको जारी किया गया है कि अब 130 लाख मीट्रिक टन अनुमानित रखा गया है। इसलिए आप इसे सुधार लीजिएगा कि अब 130 लाख मीट्रिक टन, ये आपको ध्यान रखना है कि अनुमानित धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर? साथ ही साथ में डबल इंजन की सरकार होने से एक फायदा और मिल गया है छत्तीसगढ़ में कि 15 लाख मीट्रिक टन जो उसना धान होगा, उसना चावल जो होगा, उसको भी खरीदने का लक्ष्य रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर? प्रस्ताव रखा गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इस पर आपका स्वीकृति प्राप्त हो चुका है कि 15 लाख मीट्रिक टन जो होगा वो उसना चावल भी खरीदा जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार आज के हमारे सीएनए सीरीज में आपको इतने तथ्य याद रखना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं कि वो जानकारी क्या है। चलिए मैं आपसे साझा करता हूं। पहला चीज ये कि आप सभी जान रहे हैं कि अब सभी अभ्यर्थियों के मन में एक उत्साह का माहौल और एक जुनून का माहौल आ चुका है कि हमको बहुत तेजी से तैयारी करना है। नए सरकार के गठन के बाद हर प्रतिभागी जुड़ गए हैं कि आगामी दिनों प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होने वाला है। और अभी हम देख पा रहे होंगे कि अभी आरक्षक भर्ती जो परीक्षा होगी उसके लिए फॉर्म भरने की जो तिथि है वो भी जारी कर दी गई है। 5,967 आरक्षकों की भर्ती होगी। जिनको वर्दी की चाह है, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अगर अपनी तैयारी को अच्छा आयाम देना चाहते हैं तो पटेल ट्यूटोरियल 25 दिसंबर से नया बैच प्रारंभ करने जा रहा है। यह शाम 5 बजे से होगा। पटेल ट्यूटोरियल के रायपुर एवं बिलासपुर ब्रांच में यह प्रारंभ होने जा रहा है। क्लियर है? इसके साथ साथ एक और जानकारी, ऐसे प्रतिभागी जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको रिवीजन भी चाहिए, इसी दिशा पे निःशुल्क रिवीजन क्लासेस रायपुर एवं बिलासपुर ब्रांच में प्रारंभ होने जा रही है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। और एक लास्ट सूचना, जो ऐसे प्रतिभागी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करने और वो क्लास की लगातार मांग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी क्लास उपलब्ध हो सके, इसीलिए पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप पर लेटेस्ट रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी पीडीएफ के साथ उपलब्ध हो चुका है। तो आप जल्द से जल्द पटेल ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इसे न्यूनतम शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मैं खुद स्वयं इस क्लास को आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से सजाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि यह आपके तैयारी में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।